हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनेट होता क्या है और किस तरीके से हमारा इंटरनेट वर्क करता है। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि हमारा जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। कनेक्शन जब हमारे पास हो जाता है तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है वेब पेज को एक्सेस करने की। और ये वेब पेज हम एक्सेस कहाँ करते हैं? तो ये जहाँ पे वेब पेज इकट्ठा होते हैं या रखे जाते हैं उसी को हम लोग www कहते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आपको ये बताया गया कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो आपके वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है, जहाँ पे सारे के सारे वेबसाइट्स हमारे रखे जाते हैं। इंटरनेट और www दो अलग चीज़ होती हैं, जैसा कि ये हमारा डायग्राम में दिखाया गया है। इंटरनेट के बारे में अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेट इज ए नेट ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट हमारा नेटवर्कों का जाल होता है। और जब www की बात करते हैं तो इंटरनेट की मदद से जो आप वेब पेज एक्सेस करते हैं, जो फाइल आप एक्सेस करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस करते हैं, वो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो रखी गई होगी। तो वो जगह जहां पे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है उसी को हम www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। इसलिए हमारा इंटरनेट का कुछ स्ट्रक्चर होता है। जब आप इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो इंटरनेट चूंकि क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर है, यानी पूरी की पूरी जो नेटवर्किंग होती है वो क्लाइंट सर्वर पर बेस्ड है। और क्लाइंट सर्वर के बारे में आपको ये बताया गया कि क्लाइंट सर्वर में जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं ये क्लाइंट का काम करते हैं, और एक मेन कंप्यूटर जो आपको रिस्पॉन्स करता है वो आपका सर्वर होता है। जैसे ही हमारा सर्वर हो गया, अब यहाँ पे एक एक कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप हमारा हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया। जब आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होता है और इंटरनेट पे जाके आप कोई भी चीज टाइप करते हैं जो आप ढूंढना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट की मदद से जाता है इस मेन कंप्यूटर के पास, जिसको कि हम सर्वर वर्ड से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा हो गया सर्वर। अब इस सर्वर के पास बहुत सारी फाइलें होती हैं, बहुत सारा डेटाबेस होता है। तो ये सारी की सारी फाइलें रखी कहाँ जाती हैं? तो इन फाइलों को रखने की जो जगह होती है उसी को आप कहते हैं www। यहाँ पे ये सारी की सारी फाइलें पड़ी हुई होती हैं। तो जब आप यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं वो आता है सर्वर के पास, और सर्वर जो होता है वो आपने www में देखता है कि जो रिक्वेस्ट आपने किया हुआ था, जो फाइल आप ओपन करना चाहते थे वो है कहाँ। तो इसमें से क्या करता है, उन फाइल को ढूंढता है, और फाइल को ढूंढने के बाद वापस वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है जिसपे हमारा इंटरनेट जो होता है वो वर्क करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे www का होता है। अब ये जो हमारा www होता है, जो www हमारा होता है जिसको कि हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, अब ये है क्या? तो जब हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारा ये हो गया www, जिसको आप कह सकते हैं कि इट्स वी हैव जस्ट लाइक अ फोल्डर, यानी ये फोल्डर की तरीके से काम करता है। अब फोल्डर होगा तो जाहिर सी बात इसमें कंटेंट्स भी होंगे। तो किस तरीके का कंटेंट्स इसमें रखा जाता है? ये सारे के सारे आपके ये कंटेंट्स होते हैं। और कंटेंट्स का मतलब ये हमारा हो गया वेबसाइट, यानी जो आप ओपन करना चाहते हैं ये हमारी वेबसाइट होती है। तो इस तरीके से जब आप www का इस्तेमाल करते हैं, www के अंदर जो कलेक्शन रखा जाता है, जो फाइल रखी जाती है वो आपके वेबसाइट के रूप में रखी जाती है। अब जब ये वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है वो लिखी गई होगी। अब जब लिखी जाएगी तो उसके लिए हमें अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वेबसाइट की। तो आप कहते हैं कि हमारा जो वेबसाइट होता है, अ प्लेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट वेयर अ कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन etc पुट्स इंफॉर्मेशन दैट कैन बी फाउंड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी www का इस्तेमाल करके वर्ल्ड वाइड वेब की जब हम बात करें, जो वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं आप, यहां से रिक्वेस्ट किया, ये हमारा www का सर्वर हो गया। ये www सर्वर है। ये यहां पर सारी की सारी फाइलें हमारी पड़ी हुई होंगी। अब ये जो फाइलें जो पड़ी होती हैं, जिस कलेक्शन में पड़ी होती हैं, आपने उसको www तो कह लिया। अब ये हो गया हमारा www। अब यहां पर वो सारी की सारी जो फाइलें हैं वो पड़ी हुई होती हैं, और इन्हीं सारी फाइलों को ही हम क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। यानी www के अंदर जितने भी फाइलें पड़ी हुई होती हैं उन फाइलों को ही हम वेबसाइट वर्ड से इंडिकेट करते हैं।
ये हमारी वेबसाइट होती है। कह रहा है कि वेबसाइट जो होता है यानी फाइल तो है, तो जाहिर सी बात है वेबसाइट्स है तो लिखी भी गई होगी, और लिखने के लिए जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका HTML होता है, DHTML होता है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट होता है, CSS होता है, बहुत सारे लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप इन पेज का लिख पाएंगे। उसके बाद होता है जो वेबसाइट्स की बात करते हैं, वेबसाइट्स आपकी दो कैटेगरी में बटी हुई होती है, एक वेबसाइट जो आपकी स्टैटिक होती है और एक वेबसाइट जो आपकी डायनेमिक होती है। अब ये स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट है क्या? स्टैटिक वेबसाइट आप उस वेबसाइट्स को कहते हैं जो अगर एक बार बना दिया गया तो उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, यानी उनमें आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, और वेब पेज जब रन करता है तो उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होते, यानी बिल्कुल जो कंटेंट जैसे लिख दिया गया, जहां पे लिख दिया गया उसी फॉर्मेट में रहते हैं। बाद में उनको प्रोग्राम को रन करने के दौरान उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके की जितनी भी हमारी वेबसाइट है जो इस नेचर को होल्ड करती है वो सारे के सारे हमारे स्टैटिक कहलाते हैं। उसके बाद आता है डायनामिक वेबसाइट, वो वेबसाइट जो रन करने के बाद हमारे चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वो सारे के सारे हमारे डायनामिक कहलाते हैं। डायनामिक वेबसाइट हमारी होती है। स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट्स वही है जो आपके नॉर्मली HTML का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। स्टैटिक वेबसाइट्स कंटेंट्स वेब पेज विद फिक्स्ड कंटेंट, यानी उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और ये नॉर्मली जो लैंग्वेज होता है उसका स्पेशली HTML का इस्तेमाल करके इस वेबसाइट्स को आपको बनाई जाती है। उसके बाद होता है डायनेमिक। जो डायनेमिक हमारा वेबसाइट होता है या डायनेमिक जो वेबसाइट्स होती है उसमें जो हमारे कंटेंट्स होते हैं वो प्रोग्राम के रन करने के दौरान यानी वेबसाइट्स के रन करने के दौरान आप उसको अपडेट कर सकते हैं, और वो हमारा चेंज भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई इंटरनेट की वेबसाइट्स देख रहे होते हैं तो उसमें जो इमेज वगैरह होती है वो कंटिन्यू स्क्रॉल करती रहती है, कभी कोई इमेज आ गया, उसके बाद वो हट गया, फिर दूसरा इमेज आ गया, वो हट गया, फिर तीसरा इमेज आ गया, इस तरीके से इमेज हमारे कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। तो इस तरीके की अगर चीज अगर आप अपनी वेबसाइट्स के साथ अगर करना चाहते हैं तब उसके लिए हमारा वेबसाइट्स जो है वो डायनेमिक वेबसाइट्स होना चाहिए, और डायनेमिक वेबसाइट को लिखने के लिए आपको डायनेमिक टाइप के लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हमारे पास जो डायनेमिक लैंग्वेज होते हैं जैसे आपका पाइथन हो गया, CSS तो कह सकते हैं CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके आप अपने वेब पेज को डायनेमिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेब पेज की। अब ये वेब पेज है क्या? वेब पेज की अगर हम बात करें तो ये हमारी हो गई वेबसाइट। अब ये जब वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है इसमें कंटेंट्स भी हमारा लिखना पड़ेगा। ये आपने कंटेंट्स लिख दिया, ये तो आपके वेबसाइट का जो एक पेज होता है, जो एक पन्ना होता है, वो आपका वेब पेज कहलाता है। आप कह सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट होती है वो आपकी किताब की तरह है। अब किताब लिखने के लिए हमें बहुत सारे पन्ने लिखने पड़ते हैं, तो आपके किताब का जो एक एक पन्ना होता है वो आपकी एक एक वेबसाइट्स की एक एक आपका जो वेब पेज होता है उसकी तरीके से ट्रीट किया जाता है। और आपका जो किताब होता है जब आप उसको पूरी तरीके से बना लेते हैं तो किताब का जो एक नाम दिया जाता है वो आपकी वेबसाइट होती है। और उस वेबसाइट के जब आप अंदर जाएंगे यानी किताब को जब ओपन करेंगे तो हमारा किताब अलग अलग पन्नों से मिलकर बना हुआ होता है, तो वो आपका वेब पेज कहलाता है। और उस वेब पेज का जो पहला पेज होता है वो आपका होम पेज कहलाता है, यानी उसको कुछ हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा हो गया ये हमने एक वेबसाइट बना लिया। ये वेबसाइट ठीक है, हमने उसको एक नाम दे दिया। जैसे हम किताब की बात कर रहे थे तो ठीक है, हमारी ये किताब है किस नाम से, वो abc.com से है ये, तो ये हमारी वेबसाइट हो गई। अब ये जब किताब है तो अलग अलग पन्नों से मिलकर बनी हुई होगी। जैसे ये पन्ना, जैसे ये पन्ना,
ये पन्ना हो गया हमारा, ये पन्ना हो गया। तो ये जो सारे हमारे पन्ने हैं ये आपके कहलाएंगे वेब पेज। अलग अलग पन्नों से मिलकर बना हुआ है तो ये हमारा पेज कहलाएगा। अब उस पेज के अंदर भी हमारे बहुत सारे पेज हो सकते हैं, जैसे इस पे ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। ये सारे के सारे हमारे ये जो होते हैं ये वेब पेज कहलाते हैं। अब जो हमारी वेबसाइट होती है उसका जो पहला पन्ना होता है, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पन्ना होता है वो हमारा होम पेज कहलाता है। यानी इस वेबसाइट्स को जब हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले एक पेज खुलेगा, उस पेज पे ये सारे के ये तो हमारी वेबसाइट हो गई। अब इस वेबसाइट्स का ये हमारा पहला पेज हो गया। अब ये जो पहला पेज है ये जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज किसी भी वेबसाइट्स का जो होता है वो आपका होम पेज कहलाता है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पेज हो गया, उसको हमने एक नाम दे दिया जो हमारी वेबसाइट कहलाती है। अब ये वेबसाइट्स अलग अलग पेजेस से मिलकर बनी हुई होती है जिसको कहा जाता है वेब पेज। वेब पेज, और उस वेब पेज का जो पहला पेज होता है जिसको हम लोग होम पेज कहते हैं। उसके बाद होता है इंटरनेट एड्रेस। ये इंटरनेट एड्रेस है क्या? इंटरनेट एड्रेस कहा जाता है जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने जाते हैं। इंटरनेट एड्रेस की जब हम अपने वेब पेज पे आ गए, जैसे ये हमारा वेब पेज था, इस पे अब हमें किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है। ये हो गया हमारा www, ये आपका हो गया क्लाइंट, ये आपका क्लाइंट हो गया। अब आपका क्लाइंट इस www से कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है और इस www के अंदर बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। तो हम जब किसी भी वेबसाइट्स को ओपन करना चाहते हैं, कोई भी फाइल हम ओपन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसका एड्रेस बताना पड़ता है। उसका एड्रेस बताना पड़ता है और ये जो एड्रेस होता है जो आपको उस पर्टिकुलर फाइल तक पहुंचाता है, उस एड्रेस को ही कहा जाता है URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस तरीके से कहा जा सकता है कि हमारे इंटरनेट पर जितनी भी फाइलें हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फाइलें पड़ी हुई होती हैं, अरबों खरबों फाइलें पड़ी हुई होती हैं। तो इंटरनेट पर जितनी भी फाइलें हैं, अब ये जो फाइलें हैं कहीं ना कहीं रखी जाती है, जिस जगह पर रखी जाती है उसको आपने www कहा हुआ है। तो ये फाइलें जब www के अंतर्गत रखी जाती है तो वो आइडेंटिफाई कैसे की जाएंगी, कैसे पहचानी जाएंगी? तो जितनी भी फाइलें हैं सबको एक नाम दे दिया जाता है और उस नाम को ही URL कहा जाता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। अब ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है उसका डायग्राम करीब इस तरीके का होता है। जैसे हमें किसी भी फाइल के पास जाना है, जैसे आपने कह दिया हमें गूगल पे जाना है, तो अब ये आप यहां पे लिखते हैं, ठीक है, आपने यहां पे लिखा जैसे www.google.com, ये आपने लिखा हुआ है।
google.com लिखा आपने, तो ये जो आपने www.google.com लिखा, ये इसलिए लिखा कि आप उस www के अंदर जो गूगल नाम की जो वेब पेज होता है, गूगल नाम की जो वेबसाइट है, वो हमारी ओपन हो जाए, और उसके लिए आपने ये एड्रेस लिखा हुआ है, और यही एड्रेस हमारा जो होता है वो URL कहलाता है। तो जब आप URL की बात करते हैं तो URL अपने कई सेक्शन में बटा हुआ होता है। जैसे आपका जो URL होता है उसको स्टार्ट हम करते हैं यहां से HTTP से, ये HTTP, ये हमारा हो गया HTTP। ये HTTP हो गया। ये HTTP जो होता है इसको कहा जाता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है रूल रेगुलेशन। ये जो HTTP जिसको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके उस रिक्वेस्ट को कहां तक पहुंचाने के लिए, www के अंदर वो फाइल जहां कहीं भी पड़ी हुई होगी उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी HTTP की होती है, यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहां पे जो यस यूज किया गया वो सिक्योर के लिए यूज किया गया है, यानी ये जो वेबसाइट्स आप सर्च कर रहे होते हैं वो सिक्योर है, इसलिए यहां पे यस यूज किया जाता है। उसके बाद ये जो आपने लिखा हुआ है doepud.uk, ये आपने ये जो एड्रेस यहां से लेके यहां तक लिखा गया है, ये आपका कहलाता है डोमेन नेम। अब ये डोमेन नेम क्या है, तो www के अंदर जो फाइलें रखी जाती है उनकी अपनी एक स्पेशल कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी को ही हम डोमेन नेम कहते हैं। अब इस वेबसाइट्स के अंदर एक ब्लॉग नाम का हमारा फोल्डर है, उस ब्लॉग नाम के फोल्डर के अंदर एक एनाटॉमी नाम की फाइल होती है, इस एनाटॉमी फाइल नाम की फाइल को हमें ढूंढना है। तब इसको ढूंढने के लिए जो ये सब आप एड्रेस लिखते हैं, डिटेल लिखते हैं, इसी को कहा जाता है URL। इनको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिक वे में इसको नहीं लिखेंगे तो फाइलों को इतनी आसानी से सर्च नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई लेटर भेजना हो, आप गाजीपुर में रहते हैं, ठीक है, अब आप क्या किया गया कि हमने क्या किया, आपका केवल नाम लिख दिया, और नाम लिखने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, और डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद हमने लेटर भेज दिया। तो आपके ही नाम के इस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग होंगे, तो वो लेटर किसके पास जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो लेटर सही डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए और पहुंचने के बाद वो रिस्पॉन्स कर पाए। अब ये बेहतर तब होगा जब हम थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे। तो हम क्या करते हैं, नाम बताते हैं, केयर ऑफ बताते हैं, विलेज बताते हैं, पोस्ट बताते हैं, पिन कोड बताते हैं, डिस्ट्रिक्ट बताते हैं, स्टेट बताते हैं, ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ती है। और ये चीजें जितने आप बेहतर तरीके से लिखेंगे आपका लेटर उतने ही बेहतर तरीके से पहुंच जाता है। उसी तरीके से www के अंदर जितनी भी फाइलें पड़ी हुई होती है उनका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उस एड्रेस को URL कहा जाता है, और उस URL को लिखने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले आप उसका प्रोटोकॉल लिखेंगे, डोमेन नेम लिखेंगे, उसके बाद जो फाइल आपको ढूंढनी होती है उस फाइल का पाथ बता दीजिए, वो फाइल आप ढूंढ लेंगे। अब जो URL होता है वो दो तरीके का होता है, एक आपका होता है एब्सोल्यूट URL और एक होता है आपका रिलेटिव URL। एब्सोल्यूट URL आप उस URL को कहते हैं जिसमें आप एड्रेस को बिल्कुल क्लियर कट बताते हैं। एब्सोल्यूट URL, एब्सोल्यूट URL वो होता है जिसमें हम किसी भी वेबसाइट का पूरा हम पता बताते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स कैसे है, यानी आप उस फाइल का नाम बताएंगे, यानी उसका डोमेन नेम बताएंगे, फाइल का पाथ बताएंगे, सब कुछ हमें बताना होता है, तब आपका ये एब्सोल्यूट कहलाता है। और रिलेटिव URL होता है कि हमें उसमें एब्सोल्यूट सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, रूट डायरेक्टरी पे चले जाते हैं और रूट डायरेक्टरी पे जाने के बाद हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम का रिजल्ट सर्च करना है, जैसे पूर्वांचल का या किसी भी चीज का रिजल्ट सर्च करना है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ भी पता नहीं है तो हम पहले पूर्वांचल की साइट पे जाएंगे, वहां पे जब पूर्वांचल का होम पेज खुलेगा तो हम रिजल्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट वाला पोर्शन खुल के आएगा, फिर 1 बाय 1 करके जिस रिजल्ट को हमें देखना होगा वो हम देख लेंगे। तो ये जो तरीका होता है उसको कहा जाता है रिलेटिव URL, क्योंकि ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन हम उसी रूट से एक्सेस कर रहे होते हैं। और एब्सोल्यूट URL में क्या होता है कि हम डायरेक्ट उस एड्रेस को ही बता देते हैं कि जहां पर रिजल्ट वाला लिंक होता है उस लिंक पे जाएंगे और सीधा हमें जो रिजल्ट वाला सेक्शन होता है वहां पे हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से URL हमारा दो तरीके से लिखा जाता है, या तो रिलेटिव होता है या तो हमारा एब्सोल्यूट होता है। उसके बाद बात करते हैं IP एड्रेस की। अब IP एड्रेस की हमें जरूरत पड़ी क्यों, तो IP एड्रेस की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं
जब हम क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं तो ये हमारा हो गया सर्वर, और ये सारे के सारे कंप्यूटर्स जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं वो हमारे हो गए क्लाइंट। ये सारे के सारे कंप्यूटर्स ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा। अब ये रिक्वेस्ट जो होता है वो सर्वर के पास जाता है और सर्वर उनको रिस्पॉन्स करता है, यानी आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से आपके पास वेब पेज आपका भेज दिया जाता है कि कौन सी वेबसाइट्स को आप ओपन करना चाहते हैं। अब ये जो सर्वर होता है वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि कौन सा रिक्वेस्ट कहां से आ रहा है। जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये इस तरीके से छठवां हो गया हमारा। अब ये जो सर्वर हमारा होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा रिक्वेस्ट कहां से आ रहा होता है। तब इसके लिए हमारे इंटरनेट के साथ जितने भी कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं उनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉट कर दी जाती है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही हमारी आईपी एड्रेस कहलाती है। अब जो आईपी एड्रेस होता है उसका जो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, जिस तरीके से मोबाइल फोन होता है उसमें है कि भाई 10 अंक होना चाहिए, बेस फोन होता है उसके अपने रूल्स होते हैं किस तरीके से लिखा होना चाहिए, उसी तरीके से जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, यानी जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे सिस्टम को एक न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉट कर दी जाती है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही आईपी एड्रेस कहलाता है, और उस आईपी एड्रेस में ये होता है कि वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, और वो जो 4 भाग होते हैं वो डॉट से सेपरेट होते हैं। अब जो आईपी एड्रेस हमारा होता है ये आपका 32 बिट बेस्ड होता है, ये 4 भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है, और एक जो ऑक्टेट होता है वो आपकी 8 बिट, या इसको हम कह सकते हैं 1 बाइट डेटा ये लेके रखता है। अब हमारा जो आईपी एड्रेस होता है ये आपका 32 बिट बेस्ड होता है, 4 ऑक्टेट में बटा होता है, और एक जो ऑक्टेट होता है वो 8 बिट या 1 बाइट की स्पेस लेता है, और ये डॉट से सेपरेट किया जाता है। जैसे ये हो गया डॉट, फिर ये हो गया डॉट, फिर ये हो गया डॉट, इस तरीके से डॉट से सेपरेट किया जाता है, यानी 1 2 3 और यहां पे ये 4। तो आईपी एड्रेस जो होता है हमारा 32 बिट बेस्ड होता है, 4 भागों में बटा हुआ होता है जिसको कि हम ऑक्टेट कहते हैं। उसके बाद इसमें एक जो ऑक्टेट होता है वो 8 बिट या फिर 1 बाइट की ये जगह लेता है ये। अब हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो 2 तरीके का होता है, एक IPv4 और एक हमारा IPv6। यानी IPv4 जिसको कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और IP वर्जन 6 को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब ये जो IPv4 और IPv6 होते हैं इनका काम क्या होता है, तो इंटरनेट IP4 जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कहा जाता है, ये आपका 4th जनरेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब इसमें किया क्या गया, अब ये जो इंटरनेट IP वर्जन हमारा 4 था, ये आपका इंटरनेट का जो एड्रेस होता है ये बताया कि इसमें जो हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट बेस्ड होता है, 4 भागों में बटा हुआ होता है, एक भाग जो होता है वो 8 बिट की जगह लेके जाता है या 8 बिट जगह लेता है। तो ये आपका आईपी एड्रेस 4 होता है हमारा। आईपी एड्रेस हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि इंटरनेट हमारा जो होता है, जब भी कोई सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो कनेक्ट होने के बाद उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉट की जाती है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम आईपी एड्रेस कहते हैं।
अब ये जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारे दो कैटेगरी में बटा हुआ होता है, एक आपका IPv4 होता है और एक आपका IPv6 होता है। तो जब आप IPv4 की बात करते हैं तो इस IPv4 के बारे में ये कहा गया कि IPv4 हमारा 32 बिट बेस्ड होता है, 32 बिट बेस्ड होता है। ये 4 भागों में बटा हुआ होता है और एक भाग जो होता है वो 8 बिट इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। अब ये जो हमारा IP एड्रेस होता है उसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है, डेसिमल में लिखा जा सकता है, बाइनरी में लिखा जा सकता है और हेक्साडेसिमल में भी लिखा जा सकता है। तो जब आप उसको डेसिमल में लिखेंगे तो आप उसको डॉट से सेपरेट करेंगे, बाइनरी में इस तरीके से और हेक्साडेसिमल में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं IPv6 की। जब IPv6 की आप बात करते हैं तो ये पाया जाता है कि जो हमारा IPv6 होता है वो 128 बिट बेस्ड होता है और इसमें जो हमारा ऑक्टेट होता है वो 8 भागों में बटा हुआ होता है और एक जो भाग होता है वो फुल कॉलन से सेपरेट होता है और एक भाग में 4 हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। अब ये IPv4 के अलावा IPv6 की हमें जरूरत पड़ी क्यों? तो IPv4 के साथ जो सबसे बड़ा रीजन था कि जब इस समय इंटरनेट बनाया गया था, जिस समय आईपी एड्रेस हमारा बनाया गया उस समय यह था कि आईपी एड्रेस की संख्या बहुत ज्यादा थी, मतलब इतनी ज्यादा थी कि हम इमेजिन भी नहीं कर पाते थे। तो उस समय यह लगता था कि ये आईपी एड्रेस जो यूनिक नंबर है जो हमारे पास है, जो यूजर्स को अलॉट किया जाता है, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट ने ग्रोथ करना शुरू किया, उसमें चीजें बढ़ती गई, सर्विस अच्छी होती गई, लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। और जब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो IPv4 की जो संख्या है ये लगने लगी कि जो हमारे पास यूनिक नंबर है जो हम रखे हुए हैं, जिससे हम इंटरनेट कनेक्ट यूजर्स को हम प्रोवाइड कराते हैं, वो आगे चल के खत्म हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए IPv6 बनाया गया और इस IPv6 में ये कहा गया कि अब हमने आपको एक यूनिक नंबर दे दिया, अब आप चाहें तो खुद से नंबर जो है अपने यूजर्स को आप दे सकते हैं। और ये जैसे DHCP सर्वर हमारा हो गया, जिस तरीके से आप रेलवे पे चले जाइए, वहां पे जो इंटरनेट हमारा होता है तो उस रेलवे वाले इंटरनेट को एक आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया गया, जिससे रेलवे को इंटरनेट कनेक्शन मिल गया। अब वहां पर जो इंटरनेट का सर्वर होता है वो क्या करेगा, वाईफाई अलॉट करता है और उस वाईफाई का इस्तेमाल करके जितने भी पैसेंजर होते हैं वो इन्होंने इंटरनेट एक्सेस किया। तो जितने भी पैसेंजर होते हैं जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं उनको भी तो एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है। तो अब ये यूनिक नंबर आपके IPv4 से नहीं, वो सर्वर अलॉट करता है और वो सर्वर जब अलॉट करेगा तो वो आपका IPv6 टाइप का आईपी एड्रेस होगा। अब ये जो IPv6 टाइप का आईपी एड्रेस होता है वो आपका 8 भागों में बटा हुआ होता है, फुल कॉलन से अलग होता है और यहाँ पर एक जो ऑक्टेट होता है उसमें 4 बिट हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं और ये टोटल 128 बिट बेस्ड होता है। और इसको इन्वेंट किया हुआ था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने इसको डेवलप किया हुआ था। अब उसके बाद आता है आईपी क्लासेस। जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं और जो हमारी यूनिक, जो कह सकते हैं कि जब इंटरनेट के साथ आप कनेक्ट हो गए तो आपको एक यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है। ये यूनिक नंबर किस कैटेगरी का है, किस क्लास का है, उसी को आईपी क्लास कहा जाता है। और इंटरनेट में जो आईपी क्लास होती है वो 5 कैटेगरी में बटी हुई होती है। एक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। इसमें से 3 क्लास यानी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी हम और आप तो जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लास डी और ई जो होता है वो रिजर्व रखा जाता है। किसके लिए? मल्टीकास्टिंग के लिए और ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा आईपी एड्रेस किस क्लास का है, ए क्लास का है, बी क्लास का, सी क्लास का या डी क्लास का है? तब उसके लिए आपको ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। ये जो लिस्ट होता है वो IPv4 पे बेस्ड होता है और इस IPv4 की जो रेंज होती है पूरी की पूरी वो 0 से लेकर 255 तक होती है। इस 0 से लेकर 255 तक की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई होती है। जैसे क्लास ए की अगर बात करें तो ये आपका रेंज स्टार्ट होता है 0 से लेकर 127 तक। क्लास बी जो होता है 128 से लेकर 191 तक। क्लास सी जो होता है 192 से लेकर 223 तक। डी 224 से लेकर 239 तक और ई 240 से लेकर 255 तक। अब इसी में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आईपी एड्रेस किस रेंज से बिलोंग करता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया
आपने ले लिया 102.168.125.160, ये आपने लिखा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि ये किस क्लास का है। तो क्लास को बताने के लिए सबसे पहला काम आप ये देखिए कि ये IP4 के सारे रूल्स को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो पहले ये कि ये 4 भागों में बटा है या नहीं है, तो ये 4 भागों में बटा है। डॉट से सेपरेट है या नहीं है, ठीक है, डॉट से सेपरेट भी है। इसकी जो वैल्यू है हर ऑक्टेट में, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 0 और 255 की रेंज से बाहर का है। अगर 0 और 255 तक की रेंज का है तब ये सही है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 0 और 255 से बाहर का है, यानी यहाँ तक तो सही है। अब हमें केवल क्लास आइडेंटिफाई कर लेना है। तो क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उस IP एड्रेस का केवल और केवल पहला ऑक्टेट देखना पड़ता है। अगर ये पहला ऑक्टेट जिस रेंज से बिलोंग करेगा, आपकी IP एड्रेस उस क्लास की हो जाएगी। तो यहाँ पे 102 है और 102 किस क्लास से बिलोंग कर रही है, A क्लास से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये आपका IP एड्रेस A क्लास का IP एड्रेस होता है। अब कभी कभी IP एड्रेस हमारा जो होता है ये डेसिमल में ना लिख के ये बाइनरी में लिखा होता है। ऐसे लिख दिया गया। अब आपको ये बताना है कि ये IP एड्रेस आपके किस क्लास का है। अब यहाँ पे ये डेसिमल में तो है नहीं कि हम 0 से लेकर 255 तक की रेंज आइडेंटिफाई कर पाएं, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। उस केस में यहाँ पे जो बाइनरी स्टार्ट होता है इसकी मदद से हम बता पाएंगे कि किस क्लास का IP एड्रेस है। इसमें आपको ये देखना है कि हमारे जो ऑक्टेट में बाइनरी नंबर्स लिखे गए हैं वो 8 के पेयर में है कि नहीं है। तो 8 के पेयर में हमारा ये है, 8 के पेयर में ये भी है, 8 के पेयर में हमारा ये भी है। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ही है, 8 है नहीं। तो इसको भी हमें 8 करना पड़ेगा, और 8 करने के लिए यहाँ पे आप 0 बढ़ा देंगे, और जब आप ये 0 बढ़ा देंगे तो ये भी 8 हो गया। अब आपका क्लास बताने के लिए हमेशा और हमेशा पहले ऑक्टेट को देखना होता है, और यहाँ पे जब आप पहले ऑक्टेट की बात करेंगे तो इसकी पहली डिजिट देखेंगे। अगर ये पहली डिजिट 0 से स्टार्ट है तब आपका ये A क्लास का IP एड्रेस होता है। तो इस तरीके से आप अपने IP एड्रेस को चाहे डेसिमल में लिखा हो चाहे बाइनरी में लिखा हो, किसी भी नंबर सिस्टम में लिखा हो, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस क्लास का हमारा ये IP एड्रेस होता है। उसके बाद होता है हमारा सबनेट मास्क। जो हमारा IP एड्रेस होता है उस IP पूरे के पूरे IP एड्रेस को नेटवर्क ID और होस्ट ID में बांटना ही सबनेट मास्क कहलाता है। सबनेट मास्क कहलाता है, जैसे ये हमारा हो गया। अब इसको एक डायग्राम से समझा जा सकता है कि ये हमारा IP एड्रेस जो 32 बिट बेस्ड होता है। अब ये 4 यहां से है, ये 4 भागों में बटा हुआ होता है, यानी एक ऑक्टेट हमारा जो होता है वो 8 बिट का होता है। अब इसमें नेटवर्क, होस्ट और ये होस्ट, ये आपका होता है A क्लास।